नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने रीट का जो पीछे टेस्ट हुआ था उसमें मैथ के जो क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे 116 नंबर क्वेश्चन था आपका, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 100 सॉरी 45 मीटर की 145 मीटर नहीं, 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किग्रा है, 171 केजी है, तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। 12 मीटर छड़ का वजन ज्ञात करना है। 45 मीटर छड़ का वजन कितना है? 45 मीटर छड़ का वजन है, 45 मीटर छड़ का वजन, छड़ का वजन दे रखा है 171 केजी, वजन 171 केजी, 171 किलोग्राम। यहां से अपने निकाल लेते हैं 1 मीटर छड़ का वजन। 1 मीटर छड़ का वजन, 1 मीटर छड़ का वजन, 1 मीटर छड़ का वजन, 1 मीटर छड़ का वजन हो जाएगा 171/45 केजी। और अपने को निकालना है 12 मीटर छड़ का वजन। कितने मीटर का? 12 मीटर का। 12 मीटर छड़ का वजन, तो 12 मीटर छड़ का वजन कितना हो जाएगा? 1 मीटर का इतना है, तो 12 मीटर का हो जाएगा 171/45 इंटू 12। अब इसको काट देते हैं अपने, इनको काटेंगे 3 से काट देते हैं, 4 तिया 12, और इनको 3 से काटोगे 15। इनको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 तिया 45, 4 से करेंगे तो 4, 7 चौका 28, असल का 2, 4 और 2 6, 684/15, 684/15। अब इसको 15 से डिवाइड करते हैं। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी 4 के लगभग कौन सा ऑप्शन है? 45.6 किग्रा, बी ऑप्शन हो जाएगा 45.6। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा? 45.6 होगा। 45.6 किग्रा, 6 केजी। अपने से 12 मीटर छड़ का वजन पूछा था, तो इसका वजन कितना आ जाएगा? 45.6 किग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या था? 117 नंबर क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज, किसकी बात कर रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज। जमीन का कुल मूल्य 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो कितना है? 1000 रुपए मीटर है। दर से 4 लाख, 4 लाख रुपए है। इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है। जमीन की भुजाओं की लंबाई क्या होगी? जमीन की भुजाओं की लंबाई क्या होगी? आधार अपने को कितना दे रखा है इसका? 40 मीटर। जमीन की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज अपने जानते हैं कौन सा त्रिभुज होता है? जिसकी दो भुजाएं समान हो, यानी ए बी सी, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा समान है। यदि इस भुजा को मैं ए मीटर कहूंगा तो ये भी कितनी होगी? ए मीटर होगी। ये इसका आधार बी है, ये बी मीटर है। जिसकी दो भुजाएं समान हो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तो होता है इसका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर से मापना, चारों ओर से मापना। चारों ओर से मापेंगे तो ए और ए, ये हो गया 2a प्लस बी मीटर, बी इकाई, ठीक है, जो भी इकाई है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है b/4। बी होगी असमान भुजा या आधार, b/4 √4ac, √4a² माइनस b², इसका क्षेत्रफल होता है। और अपने को दे रखा है कि जमीन का जो खर्चा है, जमीन का कुल लागत 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 40,000 रुपए है। यानी जमीन, ये समद्विबाहु त्रिभुजाकार की जो जमीन है, ये क्या चीज होगी? भी क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना दे रखा है? 1 वर्ग मीटर का खर्चा, 1 मीटर² का खर्चा 1000 रुपए, कितना है? 1000 रुपए। और कुल खर्चा कितना है? कुल खर्चा दे रखा है 40,000, सॉरी 4 लाख रुपए। कुल खर्चा कितना दे रखा है? 4, 2 2 4 5, 4 लाख रुपए दे रखा है।
4 लाख। यहां से अपने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। खर्चा कैसे निकालते हैं, 1 वर्ग मीटर जो है उसको अपने क्षेत्रफल से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, अपने पास टोटल खर्चा आ जाता है। तो वापिस अपने क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आ जाएगा, यानी इसको अपने वापिस डिवाइड कर देंगे, 4 लाख में अपने भाग देंगे, 4 लाख में भाग देते हैं 1000 का, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 400 मीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4, जिसमें b आधार की लंबाई 40 मीटर दे रखा है। b का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको अपने सूत्र में रख देते हैं। इसका क्षेत्रफल दे रखा है अपने पास 400 मीटर स्क्वायर, और जिसका मान कितना है, b का मान कितना है 40, 40/4 √4a², 4a² माइनस b², b का मान कितना है 40, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, बराबर इसका मान दे रखा है 400। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं अपने, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अभी 10 बार कटेगा, और ये 10 इधर जाकर के क्या हो जाएगा भाग में, √4a², 4a² माइनस 1600 बराबर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 40। दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं अपने, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये √ से बाहर आ जाएगा, यानी 4a² और माइनस 1600, और ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 1600। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4a² 4a² बराबर 1600 प्लस ये इधर जाकर के 1600 हो जाएगा, 1600 और 1600 3200, यानी इसका आ जाएगा 3200। a² का मान कितना होगा 3200/4, इसके बटे में 8 चौका 32 यानी 800। a का मान वापिस इसका स्क्वायर है, √ लगा दोगे √800। अब मैं इसको तोड़ देता हूं, 400 गुना 2, 400 गुना तो √400 का मान कितना होगा 20, और इसका मान √2 मीटर। ये क्या आ जाएगा, इसकी भुजा की लंबाई आ जाएगी। जमीन की जो समान भुजा है उसका लंबाई, ए का मान कितना आएगा 20 √2 मीटर, 20 √2 मीटर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 20 √2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दे तो प्राप्त भिन्न क्या दे दिया भाई, प्राप्त भिन्न 3 को 13/81। अब इसको थोड़ा सा सही करके बताता हूं मैं भी, ये क्या है, ये जो संख्या है वो इस तरीके की दी गई थी आपको, 3 सही 13/81 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या होगी, जैसे मैं मान लेता हूं माना भिन्न है, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाएगी, तो x बटे उस भिन्न को मैं क्या मान लेता हूं x/y। भिन्न को स्वयं से गुना करें, x/y है, इसको स्वयं से गुना करते हैं तो क्या बन जाएगा, स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम, अब इसका व्युत्क्रम से क्या दें, भाग का, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टे से भाग दें, और भाग गुणा में चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा xy गुणा xy, और ये भाग गुणा में चेंज होगा, संख्या पलट जाएगी, बराबर इसका मान कितना बताया है सवाल ने, 3 सही 13/81 बताया। ठीक है, x x x करेंगे तो x की क्यूब बन जाएगा और ये y की क्यूब बन जाएगा, और इसको अगर अपने सोल्व करते हैं, 81 को 3 से गुना करोगे, 81 को अपने 3 से गुना करते हैं तो 3 8 या 24 243, इसमें 13 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3 3 6 5 2 5 2, यानी 256/81 व्युत्क्रम के वर्ग से, और सॉरी भाई व्युत्क्रम के वर्ग, अच्छा वर्ग है भाई यहाँ पे, व्युत्क्रम के वर्ग, ये देखो व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें, व्युत्क्रम का वर्ग है तो फिर इसका वर्ग करेंगे अपने, ये 4 घात बनेगी, क्या बनेगी 4 घात, यानी x की 4 बनेगा और y की 4 बनेगा,
और ये 4 घात का अगर अपने मान निकालें तो एक्स वाई की घात कितनी है, 4 है। और इसको अगर अपने जैसे 81 है, 3 को अगर 4 बार गुना करते हैं तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना होता है, 81 होता है। और ऐसे ही 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 को 4 से करेंगे 256 बनेगा, 256। तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 4, पावर से पावर काट दो, एक्स वाई भिन्न क्या प्राप्त होगी अपने पास, 4/3, 4/3। अब 4/3 ऐसा अपने पास ऑप्शन जो दिया गया है वो सी ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन बनेगा। ये क्वेश्चन आपका पेपर में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बीजगणित का क्वेश्चन है, गुणनखंडों का योग, एक्स की क्यूब प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12 के गुणनखंडों का योग। इसके गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो पहले अपने को इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर अपने क्या करेंगे, गुणनखंडों का योग करेंगे। तो पहले अपने इसके क्या निकाल देते हैं, गुणनखंड निकाल देते हैं, फिर गुणनखंडों का क्या देखेंगे, योग देखेंगे। जैसे संख्या अपने को दी गई है एक्स क्यूब प्लस 8x² 19x प्लस 12, यानी ये त्रिघात समीकरण है, एक त्रिघात समीकरण है। तो इसमें कितने गुणनखंड बनेंगे, 3 गुणनखंड बनेंगे। तो अपने एक गुणनखंड इसका क्या हो सकता है, जैसे यदि मैं ये कहूं कि x प्लस 1 हो सकता है क्या इसका गुणनखंड, x प्लस 1 गुणनखंड होगा तो अपने x प्लस 1 के बराबर 0 रख करके क्या ये संतुष्ट हो जाएगा, गुणनखंड होगा वो हमेशा क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा उसका। तो अपने जैसे मान लेते हैं, माना इस समीकरण का एक गुणनखंड है, माना एक गुणनखंड, जैसे मैं ये मान लेता हूं, माना एक गुणनखंड x प्लस 1 है, क्या है, x प्लस 1 है। x प्लस 1 बराबर अपने क्या रख देते हैं, 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। क्या -1 रख करके संतुष्ट हो जाएगा, हो जाएगा तो एक गुणनखंड हो सकता है, वरना फिर अपने को x -1 रख कर भी देखना पड़ सकता है। चलिए जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ x की क्यूब, समीकरण है अपने पास x क्यूब और 8x² 19x प्लस 12, क्या इसके बराबर 0 आ जाएगा ये रखने पर, x की जगह अपने -1 रखते हैं तो -1 की क्यूब और प्लस 8 -1 की स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12 देता है ना, तो 19 गुणा -1 प्लस 12 रखते हैं इसमें, इसमें ये रखोगे तो इसके बराबर क्या 0 आ जाएगा, इसके बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या -1 की क्यूब -1 होगा, जैसे -1 को अपने 3 बार गुना करते हैं तो उसका मान क्या आता है, जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -1 की स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये बचेगा प्लस का 8 माइनस का 19 प्लस 12। अब देखो भी प्लस का कितना हो गया, 12 और 8 20 प्लस का हो गया, और 19 और 1 20 माइनस का हो गया, यानी 0 आ गया। तो इसका एक गुणनखंड क्या हो सकता है, x प्लस 1 है। इसका एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है। और गुणनखंड पूरी जो त्रिघात समीकरण है इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करके अपने इसका दूसरा गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं, जिससे अपने पास है x की क्यूब प्लस 8x² 8x² 19x प्लस 12। अब इसको अपने डिवाइड करके इस तरीके x प्लस 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और इसको ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। जैसे x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का जो तरीका होता है पहले पद को पहले पद से भाग दिया जाता है, पहले पद को पहले पद से भाग दिया जाता है, पहले पद को पहले पद से भाग देंगे। x की घात 3 है, और x की घात 3 में यदि आप x का भाग देते हैं तो अपने पास क्या आता है, x², क्या आता है, x की स्क्वायर आता है। तो हो जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा x², और x² को इससे पूरा जो यहाँ पे आएगा उसको गुणा करना पड़ेगा। अब इसको अपने गुणा करते हैं, x प्लस x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 बन जाएगा, फिर प्लस 1 से करेंगे तो x की स्क्वायर बन जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर घटाएंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा भी, और 8 में से -8x² में से -x² घटाएंगे तो 7x² बन गया, और प्लस
19x प्लस 12 होगा। उसी तरीके से पहले पद में पहले पद का भाग दो तो क्या हो जाएगा 7x, और 7x को अपने गुना करें तो 7x स्क्वायर और 7x प्लस का 7x घटाने पर इस तरीके से घटा दो, माइनस माइनस ये इससे कट जाएगा। 19 में 7 घटाएंगे 12x बचेगा प्लस 12, पहले पद में पहले पद का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 12 और 12 से इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 12x प्लस 12, घटाने पर सेम संख्या है घट जाएगी 0 आ जाएगा, और ये तो अपने को पता ही था अभी पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन दूसरा गुणनखंड, तो अतः इसका दूसरा गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, दूसरा जो गुणनखंड है वो अपने पास प्राप्त हो गया x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इस दूसरे गुणनखंड से अपने अन्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अन्य दो गुणनखंड क्या होंगे, तो इसको जो गुणनखंड निकालने का, द्विघात समीकरण का जो गुणनखंड निकालने का तरीका होता है वो ये तरीका होता है कि आप इस बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं, बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं जिनका योग 12 आना चाहिए और गुणा 12x स्क्वायर बनना चाहिए। तो 4 या 12 तोड़ देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा x की स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 3x, 4 3 7 4 3 12 बराबर 0। इस दो में से पहले कॉमन निकालो, क्या आएगा x, तो x प्लस 4 बन जाएगा, और इसमें से प्लस का 3 कॉमन बाहर निकालेंगे तो x प्लस 4 बच जाएगा बराबर 0 है। इसके अन्य दो गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए, तो एक तो x प्लस 4 बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसके अन्य दो गुणनखंड। तो सभी गुणनखंडों का योग पूछा है कि गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, इसके 3 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। एक गुणनखंड तो इसका ये था x प्लस 1, और दूसरा इसका जो गुणनखंड है वो है x प्लस 4, तीसरा इसका गुणनखंड है x प्लस 3। सभी को जोड़ो, x x x 3x हो गया, और 1 और 4 5 3 8, 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन है तो वो है 4 नंबर ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचकर महेश खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर, महेश खरीद मूल्य के कितने के बराबर, 1/4 के बराबर खरीद मूल्य, खरीद मूल्य होता है वो होता है लागत मूल्य, और लागत मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य। खरीद मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ये क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। खरीद मूल्य, क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे अपने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है अपने उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दे रखा है अपने को, 1/4 के बराबर है। किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। बेचकर महेश खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित करता है, सॉरी लाभ, लाभ क्या है, प्रॉफिट जो है वो है खरीद मूल्य का कॉस्ट प्राइस का, यानी प्रॉफिट, मैं यहाँ पे सीधा प्रॉफिट को पी से लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस का कितना है 1/4 है। तो यहां से इनका रेशियो निकाल लो, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस बराबर कितना है 1/4। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस बेचने वाला मूल्य, यानी ये क्या आ गया आपका कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट 1 यूनिट का है जिस पे खरीदी उसको कितने में, 4 में, तो 4 में खरीदी है, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा करके उसको 5 यूनिट में बेची है। कितने में बेची है, 5 यूनिट में। सवाल कहता है उसे 375 में बेचा जाता है, तो इसका मतलब 5 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, यानी अपना जो सेलिंग प्राइस है वो तो है 5 यूनिट, सवाल का कितना है 375 रुपए। यहां से 1 यूनिट का मान निकालो भी कितना आएगा, 375/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, कितना हो जाएगा 7 5 35, बच गए 2, और 5 5 25, 75 रुपए। 1 यूनिट का मान 75 रुपए है। तो लागत मूल्य क्या था, लागत मूल्य या क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य 4 यूनिट है। 1 यूनिट के बराबर इसका मान कितना है 75, 4 यूनिट का मान क्या आएगा, 4 से गुना करोगे तो 300 रुपए आ जाएगा।
कितने रुपए आएगा? 300 रुपए की जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 रुपए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया था, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 36 एलसीएम, उनका एलसीएम कितना है? 36 है और उनका अनुपात 2:3 है। अनुपात कितना है? 2:3 है। उनका योग क्या होगा? यानी दो संख्याएं जिनका एलसीएम दिया गया है अपने को, एलसीएम कितना दिया गया है? 2:3, सॉरी एलसीएम 36 दिया गया है और उनका अनुपात, जैसे दो संख्याएं से आप बात करें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या का अनुपात 2 है, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 3 है। अब यदि आपको इस टाइप का सवाल आता है, एलसीएम दिया हो तो आपको एलसीएम निकालना होता है और एचसीएफ दिया हो तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो अपने इनका एलसीएम निकालेंगे, दो लगातार संख्याएं, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितने आएगा? 6 आएगा, 6 यूनिट। और सवाल का कितना है? 36। तो 6 यूनिट का मान किसके बराबर है? 36 के बराबर है। 6 यूनिट क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और ये 36 के बराबर है, यहां से 1 यूनिट का मान निकालो भी, 36/6, 6 का 36, 1 यूनिट का मान 6। योगफल, योगफल पूछा है, तो योगफल पूछा है 1 यूनिट के बराबर 6 है, योगफल कितना होगा? 2 + 3, 2 + 3 5 होगा, 5 यूनिट का मान निकालना है, तो 6 × 5, 6 × 5 = 30 होगा योग। योग कितना होगा? 30 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 50 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से दो संख्याएं 45 और 55 छोड़ दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 संख्याओं का औसत 38 दे रखा है, 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 38 दे रखा है। तो 50 संख्याओं का योग निकाल लो, 50 संख्याओं का योग, 50 संख्याओं का योग, और योगफल बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्या। योगफल बराबर होगा औसत गुना संख्या, जिनका औसत 38 है और संख्या कितनी है उनकी? 50 संख्याएं हैं। तो 0, 8 को 5 से करोगे, 8 × 5 = 40, अंसल का 4, 5 × 3 = 15, 15 और 4 = 19, 15 और 4 = 19 हो जाएगा। उसमें से दो संख्याएं निकाल दी जाए, दो संख्याएं, दो संख्याएं निकाल दी जाए, निकाल दी जाए, तब योग कितना होगा? तब योग, दो संख्याएं अपने को निकालनी है 1900 में से, दो संख्या, एक तो क्या है 45 है और एक 55, में डायरेक्ट जोड़ निकाल देता हूं। 5 × 5 = 10 और 5 × 4 = 9 और 1 = 10, 100 निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा? सॉरी 100 निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा? 1800 बचेगा। अब इनका औसत निकालना है, शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याएं क्या है? 1800 है। 1800 का औसत कितना हो जाएगा? संख्याएं कितनी बच गई? दो संख्याएं निकालने के बाद संख्याएं बची 48। कितनी संख्याएं बची हैं? 48। अब इसको 48 से क्या कर देते हैं? भी डिवाइड कर देते हैं, और 48 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको काट दो भी, इसको काट देता हूं, 12 से काट देता हूं भी, 12 एकम 12 बच गया 6, और 12 × 5 = 60, 150, तो 12 चौका 48। फिर इसको अपने और काट देते हैं 2 से, तो 75, 2 75/2, 75 को 2 से डिवाइड करोगे 37.5, कितना आएगा? 37.5, और 37.5 सी ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया? एक कस्बे की जनसंख्या 1,74,400 है, में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करनी है। ये आपका 123 नंबर क्वेश्चन था भी। जैसे वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, 5% दर से वृद्धि होती है 2 वर्ष पूर्व। यदि आपसे पूर्व की जनसंख्या पूछे, ध्यान से आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, पूर्व की जनसंख्या पूछे, पूर्व की जनसंख्या, तो आप इस सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। भाई मैं फॉर्मूले से बता देता हूं। पहले तो आपको पूर्व की जनसंख्या पूछे तो वर्तमान जो भी है आपकी, वर्तमान जनसंख्या इंटू 100/100
100 प्लस वृद्धि जुड़ती है, ध्यान रखना भी, ठीक है। और कमी हमेशा क्या होती है, घटती है। और घात में कितने साल का, जितने साल का पूछे वो क्या लगेगा, समय लगेगा। अगर आपसे कई बार बाद की जनसंख्या भी पूछता है, किसकी, बाद की जनसंख्या, बाद की, 2 साल बाद की, 3 साल बाद की, या 1 साल बाद की, 5 साल बाद की, तो वर्तमान में जो भी है, वर्तमान जनसंख्या, जनसंख्या इंटू 100 प्लस वृद्धि जुड़ती है, इसमें ऊपर आएगा। और कमी क्या होती है, घटती है, सॉरी कमी क्या होती है, घटती है, ध्यान रखना भी। जब बटे 100, और घात में क्या आएगा आपका, समय आएगा। ये आपका फॉर्मूला होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, वर्तमान कितनी है, 1,76,400 इंटू 100 प्लस वृद्धि है, क्या दर से वृद्धि होती है तो 5% बढ़ेगी, वो तो ऊपर, 5 बढ़ेगा 105 नीचे। 2 साल बाद की पूछिए तो 2 बार, तो काट दो भाई, 20, 21, 30, 21, और 21 से को काटे अपने, 21 कितना हो गया, 441, तो ये बन गया 1,76,400 इंटू 20 को 20 से करेंगे 400, और ये बन जाएगा 441। तो अपने अगर 4 से काटें तो 4 चौका 16, 4 से कट जाएगा 4 चौका 16। अगर 441 को अपने 4 से गुना करें, 4 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1 17, ये बनेगा। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 400 बार कट जाएगा। 400 को 400 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 4 जीरो लगा दो इसके साथ, यानी 1,60,000, 1,60,000। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उत्तल बहुभुज, षटभुज और सप्तभुज के बहिष्कोण, बहिष्कोण होते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण, और बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 होता है, चाहे वो कोई भी आकृति हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे 10 भुज हो, ठीक है। बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग हमेशा होता है 360, 360, तो इसका भी 360 होगा, इसका भी 360 होगा, इसका भी 360 होगा, तीनों में 360 देखो, 6 8 10 समकोण के बराबर। एक समकोण के बराबर होता है 90 डिग्री, एक समकोण के बराबर, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा 360 में 4 समकोण, तो 4 4 4, ये ऑप्शन होगा, यानी 4 समकोण के बराबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5.5 सॉरी 125 नंबर क्वेश्चन है, 5.5 नहीं, 5 वर्षों में साधारण ब्याज की कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर से वही राशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। अब देखो इस सवाल को आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस सवाल को आप 100 मान करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं कोई राशि मान लेता हूं, पहले तो मैं आपको सीधा बता देता हूं, फिर फॉर्मूले से करेंगे भी। जैसे मैं किसी राशि को मान लेता हूं, मूलधन कितना मान लेता हूं, 100 रुपए मान लेता हूं, और ये राशि कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी का मतलब 300, और ये क्या होगा फिर, हो जाती है, हमेशा ध्यान रखना ब्याज सहित होगी तो मिश्रधन होगा, और मिश्रधन तो इसमें ब्याज कितना जुड़ गया, साधारण ब्याज कितना जुड़ा है, 200 रुपए। अब सवाल आगे देखो क्या कह रहा है, 5 वर्षों में हुई है 6 गुनी, यानी जैसे 100 रुपए है, वही राशि 6 गुनी होगी 600, तब इसमें ब्याज कितना होगा, 500 होगा, यानी साधारण ब्याज की समान दर पर, यहां पे दर नहीं पता है, यहां से दर निकाल लो, दर आपका क्या हो जाएगा, तब भी आपने मूलधन 100 रुपए माना है, तो दर निकालने के लिए आप डायरेक्ट ब्याज में किसका भाग दे दो, समय का, और समय निकालना है तो डायरेक्ट आप भाग सॉरी ब्याज में किसका भाग दे दो, दर का भाग दे दो। दर निकालना है, उस ब्याज कितना है, 200 है, और समय कितना है, 5 4 5 20, 40% दर आ जाएगी, और उस समान दर से, समान दर से टाइम पूछा है, 500 बटे 40, 500 बटे 40 काट दो, जीरो से जीरो, और फिर इसको 2 से काटेंगे, 25 बटे 2,
12.5 वर्ष आ जाएगा, 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष। सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इस सवाल को आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस सवाल को आप किससे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यदि आप इस सवाल को फॉर्मूले से निकालते हैं तब आपका क्या होगा, यानी फॉर्मूला होता है आपका n1 n2 माइनस 1 और n1 माइनस 1 इंटू समय पूछा है तो दर लगा दो और दर पूछा है तो समय लगा दो। यानी आपसे टाइम पूछा है तो क्या लगेगा, टाइम पूछा है ना तो टाइम ही लगेगा, टाइम पूछा है तो टाइम लगेगा पहले का। n2 होता है बाद में कितना गुना हुई है, यानी वो 6 गुना हुई है तो 5, और n1 होता है पहले वो कितना गुना हुई है, 3 गुना हुई है तो 2, n2 टाइम कितना है 5, 5 5 25, 25/2, 12.5, 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष। बस सीधा सा डायरेक्ट निकल जाएगा, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड मिलकर कोई कार्य 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद एक्स चला गया तो शेष कार्य वाई और जेड ने 10 और दिन लेकर पूर्ण किया। एक्स अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिनों में कर सकता था। अब देखो भी, एक्स वाई जेड कोई काम है, उसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। और उन्होंने 4 दिन काम किया, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद कितने दिन का काम बचा है, 4 दिन बाद शेष काम, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद शेष काम कितने दिन का बच गया, शेष काम कितने दिन का बच गया, यानी शेष काम x प्लस वाई प्लस जेड यदि तीनों करते हैं तो 6 दिन का बच गया, 6 दिन का बच गया। लेकिन ये कहता है x चला गया 4 दिन बाद, तो फिर किसने किया है, y और z ने कितने दिन में किया है, 10 दिन में किया है। तो काम x प्लस वाई प्लस जेड कितने दिन में कर सकते थे, 6 दिन में कर सकते। यही तो सवाल है अपना, x प्लस वाई प्लस जेड का जो काम 6 दिन का बचा है वो काम y और z ने 10 दिन में। अब इसको करने का तरीका होता है, सबसे पहले इस टाइप के सवालों को करने के लिए अपने क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और उसकी कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता होती है एकांक समय में किया गया काम, एकांक समय में किया गया काम। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30, 6 5 30, ये 5 काम करेंगे और 10 5 50, सॉरी 10 या 30, 3 काम करेंगे। का मतलब एक्स वाई जेड तीनों व्यक्ति कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। वाई और जेड कितना काम करते हैं, 3 काम। तो एक्स अकेला एक दिन में कितने काम करेगा, एक दिन में, यानी जो कार्य क्षमता आती है वो एक दिन में किया गया काम, एकांक समय में एक दिन में कितना काम कर सकता है। इसमें से वाई और जेड का घटा दो, तीनों व्यक्ति 5 काम कर सकते हैं, 2 व्यक्ति 3 काम कर सकते हैं, तो 5 माइनस 3, ये एक्स का काम आ जाएगा 2 काम। एक्स एक दिन में कितने काम कर सकता है, 2 काम। कुल काम कितने हैं, कुल काम कितने हैं, कुल काम है एक्स वाई जेड तीनों कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। और एक्स वाई जेड की जो क्षमता है वो 5 काम की है, 10 दिन में कितना काम करेंगे, 50 काम। टोटल काम कितने हैं, 50 काम। एक्स अकेला पूरा काम, पूरा काम, पूरा काम, पूरे काम कितने हैं, 50। एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम। कितने दिन आ जाएंगे, 25 दिन। ये ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 126 नंबर क्वेश्चन। देखो भी, सॉरी 126 था, 127 नंबर क्वेश्चन देखो। 127 नंबर क्वेश्चन के अपने को क्या निकालने हैं, यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 10 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी, समान अंतर की श्रेणी में है, तो मूल है। अब इसमें से समांतर श्रेणी तो सभी में ऑप्शन में बन रही है, भी यहाँ पे 1 1 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 3 3 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे 3 3 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे 2 2 का, सभी में समांतर श्रेणी है। ठीक है, एक तो ये हो गया समांतर श्रेणी में से कौन सा ऑप्शन है वो काट दो, सभी में है।
दूसरा इस टाइप का सवाल अपने पास जो इसके मूल है यानी त्रिघात समीकरण है तो 3 मूल बनेंगे। कितने मूल बनेंगे? 3 मूल बनेंगे। और 1 2 3 हो सकता है, ये हो सकता है। अब इस सवाल में अपने को कोई मूल मान करके निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे सामने सारे के सारे क्या है? मूल है। तो आप जैसे पहले ऑप्शन से 1 रख के देखोगे इसके अंदर तो 1 की क्यूब 1 माइनस 6 और प्लस का 3 प्लस 10 बराबर क्या 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। 10 3 13 और 1 14 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो पहले से कट गया। दूसरा बी ऑप्शन देखोगे, अगर -1 रखते हैं तो माइनस का 1 बनेगा ही और 6 माइनस का बनेगा प्लस का 3 प्लस 10 तो ये बनेगा 6 और 3 9 और 1 10 -10 प्लस 10 यानी 0 बन गया। तो यानी पहला मूल तो इनका मिल गया। अभी पहला मूल -1 है। अब 2 रख के देखोगे तो इसमें आ जाएगा 2 का क्यूब 8 -6 और 2 का स्क्वायर 4 6 चौका 24 प्लस का 3 दुआ 6 प्लस 10 बराबर क्या इसके 0 आ जाएगा। 8 माइनस 24 प्लस 6 प्लस 10 बराबर इसके 0 आ सकता है क्या? 8 से 14 और 6 24 0 आ गया। तो फिर यही मूल होंगे। भी आगे के मूल अपने को आवश्यकता है नहीं है चेक करने की। बी ऑप्शन हो जाएगा। बस बी ऑप्शन इसका इस तरीके से कर लो। अब इसमें अपने को एक समीकरण बना करके हल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास मूल सामने है तो फिर मूल से ही निकाल दो भाई इसको। 128 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। नीना और मीना क्रम से 30,000 और 45,000 रुपए निवेश से व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपए के लाभ में मीना का भाग क्या होगा? ये आपका साझा का क्वेश्चन है। नीना और मीना क्या है? नीना और मीना। तो नीना अनुपात मीना, इनके प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। प्रॉफिट किस तरीके से नहीं दे? इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। टाइम इसमें क्या है? कांस्टेंट है यानी 2 साल, सभी में 2 साल है। तो फिर आप इसका इन्वेस्टमेंट से निकाल दो डायरेक्ट। इसने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है? 30,000 का। और इसने कितने का किया है? 45,000 का। तो काट दो 3 जीरो से 3 जीरो, 15 से काटोगे 15 दूगा 30, 15 तिया 45, 2:3। टोटल प्रॉफिट कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट। सवाल टोटल प्रॉफिट कितना बता रहा है? 1,50,000। काट दो 5 से कम 5, 5 तिया 15, 30,000 के बराबर आ जाएगा। और किसका प्रॉफिट पूछा है? मीना का पूछा है। तो मीना बाद वाली है 3 का प्रॉफिट। तो 90,000 हो जाएगा भी नीना का प्रॉफिट। मीना का 3 यूनिट का मान। 3 गुना 30,000 90,000। मीना का प्रॉफिट कितना होगा? 90,000। इनमें से कोई नहीं आएगा। डी ऑप्शन होगा। नीना का प्रॉफिट क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीना का प्रॉफिट पूछा था आपने। नीना का पूछा है या मीना का पूछा है? मीना का प्रॉफिट कितना होगा? वो होगा 90,000। और ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला 129 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो भी क्या क्वेश्चन दे रखा है। √80 प्लस 6√5 बराबर दे रखा है अपने को 22.35। 22.35 दे रखा है। अगर आप इस संख्या को हल करते हैं तो 16 इसको लिख सकते हैं 16 गुना 5, 16 गुना 5 और √16 का मान 4 होगा। 6 √5 हो गया ये बराबर 22.35 दे रखा है। √16 का मान 4, 4 और 6 यानी 4 √5 बन गया। ये बन गया 4 √5 और ये बन गया 6 √5 बराबर 22.35। 6 और 4 10, 10 √5 का मान कितना आ गया अपने पास? 22.35 दे रखा है। ठीक है। और अपने से जो पूछा है उस पे आइए। पूछा क्या है? 3 √5 प्लस 125 को आप तोड़ दो 25 5 125 तो 25 गुना 5 ये देख लो कितना आएगा। 3 √5 और प्लस ये 5 बाहर आ जाएगा। 5 √5 5 3 8 8 √5 का पूछा है अपने से और अपने पास 10 √5 का है। तो यहाँ से √5 का मान निकाल लो कितना आएगा। √5 का मान निकालोगे, √5 का मान निकालोगे 10 इसके बटे में चला जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो
235 आ जाएगा, 2.235। इसमें समीकरण 1 से मान रख दो। √5 का मान 8 गुना √5 का मान रखोगे आप 2.235, ये हो जाएगा 8 5 40, अंसल का 4, 8 तिया 24 और 8 5 40, 4 8 तिया 24 और 4 28, अंसल का 2, 8 2 16 और 2 18, अंसल 1, 8 2 16 और 1 17, 17.88 ठीक है आएगा 17.88। बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ए बी सी मिलकर एक साझा व्यापार करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। अंत में कुल लाभ 5940 रुपए, तो सी का हिस्सा। अब तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो और वही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। और टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपने। तो देखो ए बी सी मिलकर एक व्यापार साझा करते हैं, तो ए की पूंजी का 2 गुना, ए की पूंजी का 2 गुना बराबर किसके है, बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। तो यहां से ए बटे बी इसके बटे में जाएगा 3/2, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकालें तो ए और बी का रेशियो कितना है, 3:2। आगे देखो क्या दे रखा है, बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है, जो बी की पूंजी है वो सी की पूंजी का 4 गुना है। तो बी बटे सी 4/1, 4/1, यहाँ पे 4/1, तो 4:1। तीनों का एक साथ रेशियो निकालो, यहाँ पे 4 है और आप इसको 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से गुना भी कर सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका होता है, जो खाली जगह है वहां पे पड़ोसी संख्या आती है, 4 आएगा, यहाँ पे खाली जगह पे 2 आएगा। तो 4 तिया 12, इनका गुना कर दो, 4 दुआ 8, 2 एकम 2, फिर इसको 2 से काट सकते हैं आप, बाकी इसी को भी उठा सकते हैं। यानी ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। टोटल प्रॉफिट देखो 12 और 8 20, तो 22 कितना आ रहा है, 22 यूनिट, 22 यूनिट। और अपने से पूछा किसका है, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा। टोटल प्रॉफिट कितना है, 5940, और टोटल प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 22। और सी का हिस्सा पूछा है, सी का कितना है, 2 है। 11 दुआ 22, इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 5 55, बच गए 4, 11 चौका 44, 540 रुपए, 540। डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 131 नंबर क्वेश्चन क्या था, 131 नंबर क्वेश्चन था कि श्रीमान एक्स बिंदु पर पहुंचने के लिए अपनी साइकिल की यात्रा कर रहा है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है, तो दोपहर 2 बजे पहुंचेगा। कितने बजे चलना प्रारंभ किया ये नहीं पता है अपने को। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो 12 बजे पहुंचेगा। कितने बजे पहुंचेगा, 12 बजे। उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी चाहिए जिससे वह दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंच जाए। अब इनके बीच का जैसे 12 1 घंटा कम हो, जैसे मैं मान लेता हूं माना टी समय, माना यदि वो 15 की रफ्तार से जाता है तो उसका समय क्या है, टी है। 15 की रफ्तार से जाएगा टी समय है, और 12 की रफ्तार से जाएगा तो 2 घंटे ज्यादा लेगा ना। 12 बजे पहुंचेगा और 2 बजे पहुंचेगा, इसका मतलब 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। यदि वो 15 की चाल से जाता है उसका समय टी मान लो, यानी उसका समय क्या मान लेते हैं, टी। यदि वो 10 की चाल से जाता है तो उसका समय होगा t+2। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। दूरी कितनी है नहीं पता, दूरी निकाल लो, दोनों की दूरी अपने बराबर रख देते हैं। अब इस साल से जाएगा 15 की चाल से तो टी समय लेगा, तो 15 गुना टी बराबर यही दूरी होगी। 10 की चाल से जाएगा तो t+2 समय लेगा, तो लग जाएगा। तो 15t बराबर 10 का अपने t से गुना करेंगे, 10t हुआ 20, इधर आकर के माइनस का, तो 5t बराबर हो गया 20। t का मान कितना आ गया,
20/5, 4×5 = 20, 4 घंटे। तो वह टी का मान मतलब 4 घंटे। यहां से दूरी निकाल लो भी, टोटल दूरी कितनी है। दूरी देखो, दूरी कितनी है, 15 × टी, 15 × टी है ना, तो 15 × टी का मान कितना है 4। तो वो दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर दूरी है। यदि वह 1 बजे पहुंचेगा तो समय कितना लेगा भाई। यदि वह 12 बजे पहुंचता है तो 4 घंटे का समय लेता है, यदि 1 बजे पहुंचेगा तो 5 घंटे का समय लेगा। तो तब टी का मान आपका क्या होगा, 5 होगा, 5 घंटे। 1 बजे पहुंचे, यदि 1 बजे पहुंचे, यदि 1 बजे पहुंचेगा, पहुंचेगा तब चाल 60 किलोमीटर टोटल दूरी है, समय लेगा 5 घंटे का, तो 12×5 = 60, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर, पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर, झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पहुंचता है। वापस लौटते समय उसकी औसत चाल क्या होगी, यदि वह 4, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, ये क्या है 4 सही 1/2, 4.5 घंटे लगे। तो वही लगा दो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो समय 60 गुना समय कितना ले रहा है वो, 6 घंटे का, बराबर चाल गुना समय। उसकी चाल क्या होगी, मान लेते हैं एक्स होगी, तब वो 4.5 घंटे का समय लेगा। इसको हल करो, 4×2 = 8, 9/2, 9/2। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो बस। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स बराबर, ये इधर जाकर के संख्या पलट जाएगी, 60×6, 2/9। काट दो इसको, 3 से काट देते हैं, 20×3 = 60, 3×3 = 9, 3 से काटोगे 3×2 = 6, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखो भी क्या, 50 मीटर ऊंचे एक पोल के शिखर से, 50 मीटर का ऊंचा एक पोल है। जैसे ये 50 मीटर का ऊंचा क्या है, एक पोल है। 50 मीटर का ऊंचा एक पोल है, 50 मीटर का ऊंचा एक पोल है। ऊंचे पोल से एक नाव का अवनमन कोण, उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, इससे यहां से ये कोण की बात कर रहा है, एक नाव का। जैसे नाव यहां पे चल रही है, यहां पे कोई नाव है, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, और नाव कहां पे है, सी पे है। ये कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और ये अवनमन कोण की बात कर रहा है ना, अवनमन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण बनेगी। इसका क्या बनेगा, 60 डिग्री का। और ये 50 मीटर, और अपने से नाव से पोल की दूरी मान लेता हूं मैं, एच मीटर है। कितने मीटर है, एच मीटर है। कितने मीटर है, एच मीटर है। अब ये क्या होता है अभी, 90 डिग्री का है, तो ये तो आपका कर्ण होगा, ये लंब आधार इस तरीके का होगा। ये इसका क्या होगा, लंब होगा, ये इसका आधार होगा। तो यहाँ पे अपने लगा देते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होगा, यानी लाल बटा कक्का से, जैसे अपनी छोटी क्लासों में याद रखते थे ना, लाल बटे कक्का, यानी ये आपका साइन कोस टेन। टेन क्या होगा, अल बटे ए। अल क्या होता है, लंब बटे आधार, अल बटे ए, लंब बटे आधार। इसका लंब कितना है 50, आधार कितना है, आधार कितना है इसका एच, और टेन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। टेन 60 डिग्री बराबर हो गया 50/h। अब टेन 60 का जो मान होता है वो होता है √3, √3 बराबर 50/h। h इधर जाएगा तो ये इसके बटे में आ जाएगा, 50/√3, 50/√3। यदि ऑप्शन दे रखा है तो वो होगा, वरना इसको क्या करते हैं, अपने ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। लंब बटे आधार, ये 60 डिग्री का √3 होगा, तो ये बनेगा भी h बराबर 50/√3।
h का मान हो जाएगा 50 गुना √3 से ऊपर गुना कर दो, √3 से नीचे गुना करोगे 3, 50/3। इस तरीके का तो कोई ऑप्शन है नहीं भी अपने पास। सेम ऑप्शन दे रखे, अरे ये ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, ये जो ऑप्शन है ना डी ऑप्शन, ये 50 बटे है बीच में, ये देखो ये क्या दे रखा है बटे, 50/√3 है, यानी इसका डी ऑप्शन होगा। तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है भाई अपने, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था लगातार दो प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए। लगातार दो प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। लगातार दो प्राकृत संख्या जैसे 3 × 4, 3 × 4, इसमें क्या जोड़ा जाए एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 3 × 4 लगातार दो प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में, 3 × 4, 4×3 = 12 प्लस इसमें अपने जोड़ देते हैं 4×3 = 12 और 4, 12 और 4 कितना होगा 16, 12 और 4 16 क्या बन जाएगी एक 4 का वर्ग बनेगा ना 4 का, ठीक है, यानी ये 16 बनेगा, जो क्या बनेगा 16 एक 4 की पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। 4 जोड़ दिया इसमें 16, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है। अगर आप उसी तरीके से 5 × 6 लेते हैं, 6×5 = 30 और 6 = 36, 36 क्या होता है 6 की स्क्वायर होगा। इसमें आप देखो कौन सी संख्या, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी संख्या जोड़ रहे हो, तो बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या डी ऑप्शन होगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जोड़ेंगे इसमें। 135 नंबर क्वेश्चन देखो भी क्या है, 135 नंबर क्वेश्चन है √, अब ये क्वेश्चन देखो भी, इसको मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके का है। √16, फिर है √8, फिर है √4। सबसे पहले आप √4 को हल करेंगे तो इसका मान होगा 2, और 2 का इसके साथ गुना होगा तो ये संख्या बन जाएगा √16 और 8 दूआ 16, √16 का मान कितना होगा 4, 4 को इससे गुना कर दो तो क्या बन जाएगा √64, √64 का मान 8, सी ऑप्शन। 136 नंबर क्वेश्चन देखो भी क्या था, 136 क्वेश्चन, दो क्रमागत घनों का अंतर होगा, दो क्रमागत घनों का अंतर, दो क्रमागत घनों का अंतर, जैसे दो क्रमागत घन, जैसे एक आ गया 3 का घन, एक आ गया 2 का घन, इनका अंतर देखो कितने का होगा। 3 का घन 27 - 8, 27 में से 8 घटाओगे तो क्या बनेगा, 27 में से जैसे अपने 8 घटाएंगे 19, जैसे मैं और कोई लेता हूं 4 का घन -3 का घन, 4 का घन 64 - 27, 64 में से 27, यहाँ पे अपने 14, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ पे हो गया 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 37। विषम या सम दो से भाज्य सदैव सम उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी 19, 37 या फिर कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे 2 का घन -1 का घन, 2 का घन 8 - 1 क्या बन रहा है 7। ये सारी की सारी ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो अपने को ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन ये भी विषम संख्याएं हैं, सारी की सारी क्या है विषम संख्या, क्या है विषम संख्या हो सकती। अगर अभाज्य संख्या अपने को ऑप्शन दिया होता तो अभाज्य होता। दो क्रमागत घनों, क्रमागत क्रम से घनों का अंतर, दो से भाज्य, दो से विभाज्य कभी नहीं, ये ऑप्शन भी है, यानी 19, 37 और 7 सदैव सम, सदैव सम नहीं होगा, सम या विषम ये भी नहीं होगा, दो से भाज्य नहीं, दो से भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा इसका। चलिए ये क्वेश्चन देखो भी 100, क्वेश्चन किस तरीके का दे दिया, अनरूट यानी इसका क्यूब रूट निकालना है, 135/625, 135/625 का क्यूब रूट निकालना है। का क्यूब रूट निकाले अपने 625
और 135, ये तो बनेगा अभी 25 का स्क्वायर 625। अब ये संख्या यदि कट रही है तो काट दो इसको, यदि संख्या कट रही है तो काट दो, 5 से काट देते हैं इसको, 5 से इसको काट देते हैं, 5 से काटोगे तो ये बन जाएगा 4 तिया 12, 5 दुआ 10, 5 दुआ 10, 5 दुआ 10 और 7 5 35, 27 बनेगा, ये 125 बनेगा। 27 कितने का होता है? 3 का, और 125 होता है 5 का। 3/5, 3 को 5 से डिवाइड करोगे 0.6, 0.6, एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन है, 3x की पावर x प्लस 8 बराबर 27, ये क्या दे दिया? 2x प्लस 1, तब अच्छा 2x प्लस 1 है भाई, 2x प्लस 1, तब x का मान क्या होगा? 2x प्लस 1, तब x का मान क्या होगा? इस टाइप के सवालों को निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, घात बराबर करते हैं, सॉरी आधार बराबर करते हैं, आधार बराबर करते हैं। तो इनका आधार बराबर करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 लिख सकते हैं। 3x प्लस 8 बराबर, ये 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 से इसको गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 को 3 से गुना कर देते हैं। आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी, इसका मतलब x प्लस 8 का मान किसके बराबर है? 3, और 3 से इसको डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर दोगे, 3 2 6 प्लस 3, अब ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस का ये इधर आकर के 8 माइनस 3 और 6x माइनस एक्स, 6x माइनस एक्स, और ये घट जाएगा तो क्या बचेगा? 5x बराबर 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, बी ऑप्शन होगा इसका जो राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, सही नहीं है, सही नहीं है सही है, सही नहीं है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे प्रत्येक कोई भी प्राकृत संख्या लेते हैं, जैसे आप 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, ये सारी की सारी क्या होती है? वास्तविक होती है। तो ये कथन तो इसका सत्य है, ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्रेम्य संख्या होती है। जैसे प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात करें आप, जैसे √4 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, तो ये क्या नहीं होती है? प्रेम्य नहीं होती है, यानी ये प्रेम्य संख्या नहीं होगी। ये इसका कथन क्या है? गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका गलत है। प्रत्येक पूर्णांक प्रेम्य संख्या होती है, हाँ होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, हाँ है, तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, मिश्रित आवर्ती दशमलव पी बटा क्यू का रूप क्या है? ये क्या दे दिया अभी इसने? किसके ऊपर बार लगा दिया? 3 2, यानी 4.32 के ऊपर बार है, 4.32 के ऊपर क्या है? बार है। क्या मान निकालना है अपने? मिश्रित आवर्ती दशमलव। और इस टाइप के सवालों को, जैसे 0.3 है, इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब होता है 3/, बार जब भी अड़ता है तो बटे में 9 लगता है, यानी एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 लगेगा, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 99 लगेगा। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही 9 लगेंगे। अगर बार रहित संख्या है तो उसका क्या लगेगा? 0 लगेगा। यदि बार रहित संख्या है तो उसका क्या लगेगा? 0 लगेगा। जैसे 4.32, 2 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करना है, पी बटा क्यू का रूप देना है। तो 4 प्लस ऐसे कर दो आप, 4 प्लस 32 बटे में क्या कर देता हूं? 90। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, एक चीज आप ध्यान रखना कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या माइनस होती है, हमेशा क्या होती है? माइनस होती है। तो 90 वाला एक ही अपने पास शायद ऑप्शन है भाई। अरे ये क्या बनेगा अभी? 432 बनेगा ना, 4 के ऊपर भी बार नहीं है। 432 बटे 90 माइनस क्या बनेगा? 43 घटेगा इसमें से, 90 माइनस 43,
और 43 घटाएंगे तो अपने 983/90 ये ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या क्या होगी, तब भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन देखो भी। x-4 एक्स स्क्र प्लस 16 बराबर एक्स क्यूब माइनस टी, तब टी किसके बराबर है। x-4 ये भी गुणनखंड है और ये भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है। और गुणनखंड है वो हमेशा क्या होता है, जैसे संख्या को क्या करता है, विभाजित करता है। पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है। पूर्णतः विभाजित करता है तो इसके बराबर x-4 बराबर अपने 0 रख सकते हैं। x बराबर क्या होगा 4, ये वैल्यू रख दो इसमें। एक्स क्यूब माइनस पी दे रखा है, एक्स क्यूब 4 की क्यूब 64 माइनस पी के बराबर क्या होगा 0 होगा। के बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर जाकर के ये प्लस का हो जाएगा तो पी की वैल्यू कितनी होगी 64, सीधा सा है पी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 QX माइनस 2Q का गुणज x माइनस 2 है, तो Q का मान होगा x माइनस 2 बराबर का गुणज है तो x माइनस 2 बराबर अपने क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 की वैल्यू 2 रखोगे आप तो ये बन जाएगा अभी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3Q और इसका मान कितना है 2 तो 6Q और माइनस 2Q 4 माइनस इसके बराबर 0 होगा तो ये 8Q बराबर 0 माइनस 8Q बराबर 4, इधर जाकर के माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, Q का मान 4/8 1/2 1/2 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है 20 क्वेश्चन में। क्या x माइनस तो इसका एक गुणनखंड है भी, x बराबर अपने 2 रख के देखते हैं तो इसमें 1/2। मेरे को ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है अभी, चलिए देखते हैं। यानी यहाँ पे x प्लस 2 लग रहा है मेरे को, x प्लस 2 बराबर क्या रखिए 0 रखिए, x की वैल्यू क्या होगी -2, x की 2 की स्क्वायर -2 की स्क्वायर माइनस 3Q इसका मान -2 -2Q बराबर आप क्या रख दो 0 रख दो। 2 की क्यूब 2 की स्क्वायर 4 माइनस 2 दुआ माइनस माइनस प्लस 3 दुआ 6 प्लस का 6Q माइनस 2Q बराबर 0। 20 में से घटेगा 4 प्लस 4Q बचेगा भाई बराबर 0 है। 4Q बराबर माइनस का 4 हो गया, यानी Q की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी -4/4 माइनस का 1। अब देखो अपना ऑप्शन मिल गया ना, माइनस का 1 डी ऑप्शन। यहाँ पे प्लस का नहीं आएगा, अभी माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के गुणनखंड। देखिए इस टाइप का सवाल अपने हल करें तो देखिए आप इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x पहले लिख देता हूं, प्लस का 1 पहले लिख देता हूं, माइनस वाई स्क्वायर बना देता हूं। ये देखो ये एक फॉर्मूला बन गया। अभी x प्लस वाई की जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। और x माइनस वाई की जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इन फॉर्मूलों का यूज करके आप निकाल सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1 का फॉर्मूला बन गया, एक्स प्लस 1 की स्क्वायर। तो यदि आप इसको खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बनेगा माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो या फिर आप इस पूरे को x मान लो, इसको y मान लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। x प्लस वाई सॉरी प्लस 1 माइनस वाई एक बार माइनस में कर देते हैं।
और x प्लस एक बार अपने प्लस में कर देते हैं। इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखते हैं, x माइनस वाई प्लस एक और x प्लस वाई प्लस का एक, ये हो जाएगा। तरीके का ऑप्शन देखो भी कौन सा है, तरीके का ऑप्शन देखो कौन सा है। x माइनस वाई डी ऑप्शन, 144 नंबर क्वेश्चन, 144 नंबर क्वेश्चन। युगम पद रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 2, 8x प्लस 6y बराबर 4 के कितने हल है? इसके हल निकालने के लिए अपने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 0 से तुलना करते हैं। इनसे क्या करेंगे अपने तुलना, यहां से अपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लेते हैं। a1 a2, a1 बटे a2, पहली का मान होगा a1 4 बटे और दूसरी का मान 8, इसको सॉल्व कर दें तो 1 बटे 2। तरीके से निकालो b1 बटे b2, b1 बटे b2, 3 बटे 6, 3 बटे 6 को काटोगे तो 1 बटे 2 बनेगा। इसी तरीके से आगे निकालो c1 बटे c2, c1 बटे c2, 2 बटे 4, 2 बटे 4 काटोगे तो 1 बटे 2 बनेगा। यानी अपने पास आ गया a1 a2 बराबर है b1 b2 और बराबर है c1 c2। ये कंडीशन कब लागू होती है? यानी यदि तीनों ही मान बराबर हो, तीनों ही मान क्या हो, बराबर हो, तब क्या होता है? तीनों ही मान बराबर हो तो इसके क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। ये अनंत हल, डी ऑप्शन, अनंत हल होंगे। एक फार्म में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां, यदि सिरों की कुल संख्या 77 है, सभी के सिर एक एक होता है, इसका मतलब सभी की संख्या 77 है, पैरों की संख्या 248 है, तो मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की कुल संख्या क्या हो, मुर्गियों की कुल संख्या क्या होगी? यदि ये मान लूं मैं कि आप इसको समीकरण बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप इसको ऑप्शन से उठा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तीसरा आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे यदि आप इसको फॉर्मूले, इसको ऑप्शन उठा करके करें तो 25 से आप किसकी संख्या है, मुर्गियों, मुर्गी के कितने पैर होते हैं? बकरियों के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो मुर्गियों की संख्या यदि 25 है, पहले ऑप्शन से देखें तो 25 गुना 2, 50 पैर हो गए। और इनकी संख्या फिर 25 में से घटा के देखो, 7 में से 5 जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा 5, 52 होगा। 52 गुना 4, ये हो जाएगा 4 दुआ 8 और 4 5 20, 4 दुआ 8, 4 5 20। इनको अगर आप जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, 258 बनेगा, लेकिन ये कितने बता रहा है, 248 बता रहा है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो, मुर्गियों की संख्या कितनी, 30 माने तो 30 दुआ 60, 30 दुआ 60 पैर हो गई। कितने पैर हो गए, 60 पैर। और बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4, इसमें से 30 घटाओगे तो कितना बच गया, 33, 33 गुना 4 करो, 33 गुना 4, 7 चौका 28, अंसल का 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 8 6 4 10, ये 208 हो गया। मुर्गियों की कुल संख्या होगी 37 ही बचेगा ना, 3 3 6, अरे 37 नहीं बचेगा, 47 बचेगा, 47 बचेगा। के वाले में फिर मैंने इसको 47 से करते हैं, 7 चौका 28, अंसल का 2 और 4 चौका 16 और 2 18, 8 8 से 14, 248, ये आ गया ना, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका शिक्षण विधियों का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन शिक्षण विधियों का क्वेश्चन है। त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर
कक्षाई चर्चा शुरू की गई, कोई कक्षा की क्या की गई, चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार की चर्चा अपने वाद विवाद संबंधी कौशल को बढ़ाने में विकास करती है। कक्षा 5 है, उसमें कोई शैल पर चर्चा की गई, प्रतिशत प्रकरण के समय शैल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई, कोई चीज की सेल लगी हुई है और उस पर कक्षाई 5 में कक्षाई चर्चा की गई, तो क्या उसमें वाद विवाद होगा, वाद विवाद नहीं होगा, वाद विवाद कभी नहीं होगा। कक्षा में गर्मा गर्मी भी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि सेल पर जो चर्चा करेंगे उसमें गर्मा गर्मी आएगी। कि उपेक्षा की जानी चाहिए, उपेक्षा भी नहीं होगा। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करती है और अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी सेल पर अपने क्या करेंगे, वो तर्क देंगे। ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमारे विभाजक से कम होता है, शेषफल हमारे विभाजक से कम होता है। जैसे अपने विभाजन एल्गोरिथम प्रे में पढ़ते हैं, इसमें ये क्या होता है, भाज्य होता है, ये क्या होता है, भाजक, ये होता है भागफल, और ये क्या बचता है, नीचे जो बचता है वो शेषफल बचता है। भाजक को अपने विभाजक भी बोल सकते हैं, भाजक को अपने क्या बोल सकते हैं, विभाजक से भाग दे रहे, विभाजक से कम होता है, शेषफल कम होता है, हमेशा जो नीचे बचता है जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम ही बचता है। अब ये चीज है, विभाजक से उचित उपागम है, इससे उचित उपागम क्या है, श्यामपट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेषफल विभाजक से कम है, विभाजक से कम है। अनेक बार विद्यार्थियों की मौखिक रूप से स्पष्ट करना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में प्रदर्शित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों के समाहितीकरण करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समय में नहीं है विभाजक से कम है। डी ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन, ये सारे नहीं। चलिए नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है, विज्ञान सीखने का कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। कक्षा उच्च प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है, किस पर बात कर रहा है ये, उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, फिर माध्यमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है, वेज, पतली, एवं भी दोनों, मंद, मंद उद्देश्य नहीं, बी ऑप्शन हो। नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन, 149 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम, ये तो उदयपुर की संस्था थी, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, काजरी जोधपुर नहीं होगा, डाइट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उदयपुर की संस्था है, ए ऑप्शन होगा। गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का जो नाम है वो है राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। ये किस कहां की थी, उदयपुर की थी। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक का आधार 10, आधार क्या है 10, और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय, स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय, जैसे आधार उसका 10 है, आधार 10 है, इसका मतलब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन क्या लिखूं 12, 12 का ये इकाई अंक है और ये क्या है धाई अंक है, तो इसका आधार जैसे 12 का आधार क्या होगा 10 होगा, 10 + 2, ठीक है, इसका स्थानीय मान जैसे अपने ज्ञात करते हैं, यानी इसका 2 होगा, इसका 1 का 10 होगा, जिसमें 123 लिखूं तो इसका 100 होगा आधार, ठीक है, और इसका 20 होगा और इसका कितना होगा 3 होगा, ठीक है। इसी तरीके से आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते इसमें कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है, कक्षा में निम्नलिखित पहेली का क्या करता है, प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं,
मैं 8 दाइयों और 4 इकाइयों से क्या हूं, कम हूं। 8 दाइयों का मतलब 80 से, और 4 इकाइयों से, और 4 इकाइयों से कम हूं। 4 इकाइयां मतलब 4, 84 से मैं क्या हूं, कम हूं। 84 से मैं कम हूं का मतलब वो क्या है, 83 भी हो सकता है, 82, 81, ठीक है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? कक्षा में कुछ मजा करना और एकाग्रता को तोड़ना नहीं होता है। कक्षा में मजा करना थोड़ी होता है। आधार 10 व स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, यानी इसका आधार क्या है, 10 है, और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना बी ऑप्शन होगा। योगात्मक आंकलन करना नहीं होगा। विद्यार्थियों को दाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना नहीं। का जो सबसे स्ट्रिक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। अगर बी नहीं दिया गया तो डी कर सकते हैं अपने। तो ये यहाँ पे आपके रीड की तो टेस्ट हुआ था, उसमें मैथ से संबंधित क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।